ठीक है। आसियान की फुल फॉर्म क्या भाई? एसोसिएशन ऑफ एक संस्था का जिसका नाम क्या है? आसियान। क्या नाम है? आसियान। ठीक है। आसियान का हेडक्वार्टर कहां पे है? आसियान, ठीक है, इसका हेडक्वार्टर आपका जकार्ता के अंदर है। जकार्ता कहां पे पड़ता है भाई? जकार्ता आपका इंडोनेशिया में है। जकार्ता कहां पे? इंडोनेशिया, जकार्ता के अंदर इसका हेडक्वार्टर है। कितने देशों ने मिलकर बनाया था भाई? 5 देशों के द्वारा मिलकर इसका गठन किया गया था। वो 5, हालांकि कभी ऐसे पूछता नहीं कि कौन कौन से 5 देश हैं। ठीक है, ऐसे लिखना बहुत ज्यादा टफ हो जाएगा, बहुत याद करने आपके लिए टफ होंगे। हेडक्वार्टर जकार्ता में है। इसकी स्थापना साल 1966 में, 1966 में, 1966-67 के अंदर इसकी स्थापना की गई थी। 66-67 के अंदर इसको एस्टेब्लिश किया गया था आसियान को। किसको भाई? आसियान को। आसियान में वर्तमान में 11 सदस्य देश है भाई। वर्तमान में 11 सदस्य देश हैं। फिलीपींस है आपका, थाईलैंड है, इंडोनेशिया है, म्यांमार है। ये जो सारी कंट्री हैं इसका सदस्य हैं भाई। वर्तमान में 11 सदस्य हैं और 11वां सदस्य आपका इसी साल 2023 में ऐड किया गया है। जो 11th मेंबर है, 11वां सदस्य है, वो कौन सा आपका 11th मेंबर के तौर पे किस देश को ऐड किया गया भाई? तो तिमोर लिस्ते को ऐड किया गया है। तिमोर लिस्ते 11वें नंबर का देश बना है जिसे आसियान के अंदर ऐड किया गया। ठीक है, आसियान का 11वां सदस्य आपका तिमोर लिस्ते है। अगर 10th मेंबर हम पूछेंगे 10वां सदस्य कौन सा है, तो 10वां सदस्य आपका कौन सा है भाई? 10वां सदस्य किस देश को बनाया गया था? कंबोडिया को। किसे बनाया गया था? कंबोडिया 10th मेंबर बना था। कंबोडिया इसका 10वां मेंबर बना था 1998 1999 में। 1998-99 में 10वां सदस्य देश कंबोडिया था। ठीक है, 11वां सदस्य इसी साल बना है। क्या नाम है? तिमोर लिस्ते। क्या नाम है? तिमोर लिस्ते। तो पूरे पूरे चांस हैं कि आसियान के बारे में पूछा जाए। अगर ये पूछ ले क्या भारत इसका मेंबर है? भारत आसियान का सदस्य नहीं है। आसियान का सदस्य नहीं है, लेकिन भारत आसियान का पूर्ण संभागी सदस्य है। ठीक है, यानी हर तरीके से सपोर्ट आसियान की तरफ से भारत को मिलती रहती है। जापान, जापान, चाइना, भारत, ये सब पूर्ण संभागी सदस्य हैं। ये भारत के सदस्य हैं, ना चाइना है भाई, ना जापान है। ठीक है, लेकिन पूर्ण संभागी सदस्य के रूप में इसको मान्यता मिली हुई है। अगर आप बात करोगे इस साल की 2023 की, तो 2023 का आसियान सम्मेलन कहां पे हुआ? 2023 का आसियान सम्मेलन आपका होता है इंडोनेशिया में। कहां पे होता है? इंडोनेशिया के अंदर होता है। इंडोनेशिया में, जहां पे इसका हेडक्वार्टर है, जकार्ता के अंदर इसका आपका सम्मेलन हुआ था। कौन से वाला हुआ था? 2023। ठीक है, जकार्ता इंडोनेशिया के अंदर। ये याद रखना है आपने, ये 2023 का सम्मेलन आपका जकार्ता इंडोनेशिया के अंदर हुआ था। ठीक है, इंडोनेशिया को क्या कहा जाता है? कंट्री ऑफ कंट्री विद मैक्सिमम लैंड, सबसे ज्यादा द्वीप। सबसे ज्यादा द्वीप वहां, सबसे ज्यादा द्वीप विश्व में कहां पे हैं? सबसे ज्यादा द्वीप विश्व में कहां पे हैं? ये आपके इंडोनेशिया में। हालांकि जो मैं कह रहा था वो आपका गलत हो जाएगा। द्वीपों का देश अगर कभी पूछा जाएगा ना कि द्वीपों का देश कौन सा है, द्वीपों का देश, तो ये किसे कहा जाएगा? ये कहा जाएगा जापान को। ठीक है, किसको कहा जाएगा? जापान को। लेकिन सबसे ज्यादा मैक्सिमम आइलैंड किस देश के पास है? तो मैक्सिमम आइलैंड वाली कंट्री है आपकी इंडोनेशिया। कौन सी है? इंडोनेशिया। इंडोनेशिया के पास सर्वाधिक द्वीप है विश्व में। दुनिया में सर्वाधिक द्वीपों वाला देश कौन सा है आपका? इंडोनेशिया। कौन सा है? इंडोनेशिया। क्या जी? लगातार हर साल एक सम्मेलन होता है। ठीक है, 43वां आसियान सम्मेलन, 43rd आसियान समिट कहां पे हुई? देखो सर, इसके बाद अगले
हम बात करेंगे किसके बारे में, नेक्स्ट हम बात करेंगे भाई एक बड़ी संस्था है जिसका नाम है यूएनओ। ठीक है, चलो आसियान की बात हुई तो उससे पहले एक बार एडीबी को और देख लेते हैं। एडीबी को और देख लेते हैं। एडीबी ए से स्टार्ट कर रहे हैं तो अगला क्या देखेंगे हम, एडीबी। इसकी बात करेंगे भाई एडीबी। ठीक है, एडीबी का मतलब क्या है, एशियन डेवलपमेंट बैंक। एशियन डेवलपमेंट बैंक भाई, एशियन डेवलपमेंट बैंक। ठीक है, एशियन डेवलपमेंट बैंक। एशियन डेवलपमेंट बैंक की स्थापना, एक तो ये पूछेगा स्थापना कब की गई और इसके स्थापना के पीछे उद्देश्य क्या था। ठीक है, देखो उद्देश्य क्या था, एशियाई देशों को फाइनेंशियल हेल्प प्रोवाइड कराना, बिल्डअप करने के लिए, अपना स्ट्रक्चर बिल्डअप के लिए, डिफरेंट स्ट्रक्चर बिल्डअप के लिए, स्ट्रक्चर बिल्डअप करने के लिए, स्ट्रक्चर बिल्डअप करने के लिए एशियाई देशों को हेल्प प्रोवाइड कराने के लिए एक संस्था खोली गई थी, एशियन डेवलपमेंट बैंक। जैसा आप जानते होंगे 1944-45 में एक संस्था खुलेगी जिसका नाम है वर्ल्ड बैंक। वर्ल्ड बैंक की तर्ज पे 1966 के अंदर एक और संस्था खोली जाएगी जिसका नाम क्या होगा भाई, जिसका नाम होगा एडीबी। क्या नाम होगा, एडीबी। और इसका उद्देश्य क्या होगा, एशियाई देशों को फाइनेंशियल हेल्प प्रोवाइड कराना, फाइनेंशियल स्ट्रक्चर को बिल्डअप करना, ये इसका काम होगा भाई। इसका हेडक्वार्टर कहां पे है, इसका हेडक्वार्टर आपका मनीला के अंदर है। कहां पे है भाई, मनीला। और आप सारे जानते हो मनीला किस देश की राजधानी का नाम है, फिलीपींस देश की राजधानी का नाम है। फिलीपींस आसियान का पार्ट भी है। ठीक है, ये देश आसियान का सदस्य देश भी है। मनीला के अंदर और भी एक हेडक्वार्टर है जो हमारा कौन सा है, वर्ल्ड राइस रिसर्च सेंटर जो है, वर्ल्ड राइस रिसर्च सेंटर, दुनिया में जो चावल का अनुसंधान केंद्र है वो भी किस देश के अंदर है भाई, वो भी आपका मनीला फिलीपींस में। कहां पे है मनीला, फिलीपींस। फिलीपींस के पास ही एक जगह है पैसिफिक ओशन में, प्रशांत महासागर में, प्रशांत महासागर में नियर फिलीपींस, फिलीपींस के समीप एक जगह है, उसकी टेरिटोरियल एरिया के अंदर पड़ता है प्रशांत महासागर में, जो दुनिया का सबसे गहरा स्थान है। ठीक है, दुनिया का सबसे गहरा स्थान, सबसे गहरा, दुनिया का सबसे गहरा स्थान कौन सा है, ये पैसिफिक ओशन में नियर फिलीपींस पड़ता है, जिसका नाम क्या भाई, जिसका नाम है मैरियाना ट्रोंच। मैरियाना ट्रोंच या मैरियाना गर्त जो है वो दुनिया का सबसे गहरा स्थान है। कौन सा है, मैरियाना ट्रोंच या मैरियाना गर्त। ठीक है, तो हाँ जी, नहीं सर, इंडोनेशिया नहीं, फिलीपींस के पास, फिलीपींस की सीमाओं में जो 200 नॉटिकल माइल का एरिया है उन सीमाओं के अंदर आपका पड़ता है पैसिफिक ओशन के अंदर मैरियाना ग्रंथ, जो सबसे गहरा स्थान है। ठीक है, ये भी बार बार पूछा जाने वाला क्वेश्चन है, स्टैटिक का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एडीबी की स्थापना, एशियन डेवलपमेंट बैंक स्थापना 1966। उद्देश्य एशियाई देशों को फाइनेंशियल हेल्प प्रोवाइड करना, हेडक्वार्टर कहां पे है, मनीला। ठीक है, तो एशियाई देशों के बिल्डअप के लिए एक संस्था बनी थी जिसका नाम क्या था, आसियान। क्या नाम था, आसियान। और सॉरी भाई, दूसरे का क्या नाम था, स्ट्रक्चर बिल्डअप करने के लिए एडीबी। क्या नाम था, एडीबी। नेक्स्ट क्या भाई आपका, यूएनओ। क्या है यूएनओ, यूएनओ का मतलब क्या है, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन। यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन भाई, यूएनओ, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन। देखो इसके इसके बारे में स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बिल्कुल बेसिक से बता देता हूं। आप ये जानते होंगे कि दुनिया में इसके इतिहास के बारे में एक बार बात कर लेते हैं। अगर मैं बात करूं, दुनिया के अंदर पहली लड़ाई छिड़ती है जिसमें विश्व में सबसे ज्यादा देश पार्टिसिपेट करते हैं, जिसे हम क्या बोलते हैं, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। क्या बोलते हैं, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। प्रथम विश्व युद्ध कब से कब तक होता है, साल 1914 से 1918 के बीच में फर्स्ट वर्ल्ड वॉर होता है भाई। प्रथम विश्व युद्ध कब से कब तक होता है, 1914 से 1918 के बीच में। अब ये विश्व युद्ध जो है ये खत्म हो जाता है बाय ट्रिटी ऑफ वर्साई। ट्रिटी ऑफ वर्साई, वर्साई की संधि मैंने आपको बता रखी है कई बार, साल 1919 में हुई। और इस संधि का क्या रिजल्ट रहा, इस संधि के बाद फर्स्ट वर्ल्ड वॉर आपका खत्म हो गया, ओवर हो गया। अब दुनिया में आगे दुनिया भर के देश आपस में ना उलझे, एक दूसरे के साथ लड़ाई ना करें, इसके लिए एक संगठन बनाया गया। इस संगठन का क्या नाम था, इस संगठन का नाम था लीग ऑफ नेशन। क्या नाम था, लीग ऑफ नेशन का गठन किया गया था। लीग ऑफ नेशन का गठन होता है 1919 में
कार्य करना स्टार्ट करता है। ये संस्था 1920 के अंदर ढंग से कार्य करना स्टार्ट करती है। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे था? इसका हेडक्वार्टर था भाई जिनेवा में। कहाँ पे था? जिनेवा के अंदर। जिनेवा स्विट्जरलैंड के अंदर। जिनेवा स्विट्जरलैंड के अंदर क्या था भाई? इसका हेडक्वार्टर था। जिनेवा स्विट्जरलैंड के अंदर इसका हेडक्वार्टर था। लीग ऑफ नेशन की स्थापना होती है। लेकिन लीग ऑफ नेशन जो संस्था है वो वर्ल्ड वॉर को रोक पाने में समर्थ होती है। ये क्यों बनाई गई थी भाई? ताकि आगे वर्ल्ड वॉर ना हो सके, आगे दुनिया में युद्ध ना हो। लेकिन ये संगठन कामयाब नहीं हो पाता और इस संगठन के होने के बावजूद भी एक वॉर होता है जो कौन सा दुनिया में? सेकेंड वर्ल्ड वॉर। आपका कब से कब तक होता है? 1939 से 1945। 1939 से 1945 के बीच में एक और वॉर होता है जिसे दुनिया का सबसे डिस्ट्रक्टिव वॉर मानते हैं। सेकेंड वर्ल्ड वॉर होता है 1939 से 1945 के बीच में। जैसे ही वो वॉर खत्म हुआ तो फिर से एक ऐसी संस्था बनाने की जरूरत थी जो आगे भविष्य में युद्धों को रोकने में कामयाब हो। ठीक है, हालांकि यूएनओ सिर्फ 11वीं 12वीं की किताबों में बहुत ज्यादा मजबूत है, वैसे दुनिया में बहुत से देश ऐसे हैं जो इसको कुछ नहीं मानते। 11वीं 12वीं की किताबों में देखोगे तो तुम्हें सबसे मजबूत धरती पे यूएनओ ही नजर आएगा। ठीक है, यूएनओ की स्थापना का श्रेय किसको दिया जाता है? फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट। फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट जो है, इन्हें श्रेय दिया जाता है भाई किसका? ये यूएनओ के संस्थापक के तौर पे जाने जाते हैं। स्थापना का श्रेय, क्रेडिट जिसको हम देते हैं वो कौन है? फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट। इसने फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट जो है ये कहां से बिलोंग करते थे भाई? ये यूएसए के सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान यूएसए के राष्ट्रपति का नाम था फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट। तो इनके द्वारा ही ये नाम गढ़ा गया था। ठीक है, और इसकी स्थापना आपकी कब हुई वो मैं बता रहा हूं आपको। 24 अक्टूबर साल 1945 को, 24 अक्टूबर 1945 को इसकी क्या होती है? स्थापना होती है। और 24 अक्टूबर को हर साल क्या मनाया जाता है? यूएन डे। यूएन दिवस कब मनाया जाता है भाई? यूनाइटेड नेशन डे। यूनाइटेड नेशन डे कब मनाया जाता है? यूएन दिवस मनाया जाता है 24 अक्टूबर को। कब मनाया जाता है? 24 अक्टूबर को यूएन दिवस के रूप में हम मनाते हैं, क्योंकि इस दिन ये एस्टेब्लिश हुआ था। यूएनओ का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? यूएनओ का हेडक्वार्टर आपका न्यूयॉर्क के अंदर। यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? न्यूयॉर्क। ठीक है, न्यूयॉर्क आपका हडसन नदी पे है। कौन सी नदी के तट पे स्थित है? हडसन नदी के तट पर आपका शहर स्थित है जिसका नाम क्या है? हडसन नदी के तट पे एक शहर बसा है जिसका नाम है न्यूयॉर्क। ठीक है, यूएसए की कैपिटल है। किसकी राजधानी का नाम भाई? यूएसए की राजधानी का नाम क्या है? न्यूयॉर्क है। ठीक है, अब देखिएगा यहाँ पे एक सीधी सी बात समझने की कोशिश कीजिएगा। यूएनओ के 6 अंग हैं मजबूत, और उनमें से 5 का हेडक्वार्टर आपका कहां पे है? ये आपका कहां पे भाई? ये आपका न्यूयॉर्क में। 6 में से 5 का हेडक्वार्टर आपका कहां पे है? न्यूयॉर्क में। एक ऐसा अंग जिसका हेडक्वार्टर यहाँ पे नहीं है वो कौन सा है? आईसीजे। क्या है? आईसीजे, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। और इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का हेडक्वार्टर कहां पे है? द हेग। कहां पे है? द हेग। द हेग कहां पे है? नीदरलैंड। द हेग नीदरलैंड के अंदर इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का हेडक्वार्टर है। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का हेडक्वार्टर कहां पे भाई आपका? ये ध्यान रखना, ये आपका ध्यान रखना है भाई, नीदरलैंड में। कहां पे है? नीदरलैंड। तो मैंने क्या कहा? यूएनओ के कितने महत्वपूर्ण अंग हैं? ये आपके 6 हैं। कितने हैं भाई? 6। ठीक है, यूएनओ के 6 प्रमुख अंग हैं। उन कौन कौन से हैं, क्या कुछ उनसे क्वेश्चन आ सकता है, उनके बारे में एक बार बात करेंगे, सीधा सीधा देखेंगे, उसके बाद आगे चलते हैं। आईसीजे का मतलब सर अंतरराष्ट्रीय न्यायालय, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। ठीक है, देखो भाई एक बार, सबसे पहला अंग कौन सा है? जनरल असेंबली। महासभा भी बोल देते हैं। विश्व की लघु संसद किसे कहा जाता है? महासभा, जनरल असेंबली को। विश्व की लघु संसद किसे कहा जाता है? मिनी पार्लियामेंट ऑफ द वर्ल्ड किसको कहते हैं? जनरल असेंबली को। हाँ जी। दूसरा है सिक्योरिटी काउंसिल। सुरक्षा परिषद। कौन सी है भाई आपकी? सुरक्षा परिषद। सुरक्षा परिषद में आपको पता होगा सदस्य कितने होते हैं?
15 है भाई, ठीक है। इनमें से 5 परमानेंट है, 27 देश हैं, जिसको आप ये कहते हो कि वीटो पावर वाले देश हैं, ठीक है। जिसको आप ये बोलते हो कि कौन से देश हैं भाई, वीटो पावर वाले। 27 देशों का आपको पता होगा कौन कौन से हैं। ब्रिटेन, यूएसए, फ्रांस, ब्रिटेन, यूएसए, फ्रांस। पहले सोवियत संघ होता था, लेकिन सोवियत संघ में रूस को मिली थी ये, सोवियत संघ के टूटने के बाद रूस को मिल गया था ये। और कौन सा है, चाइना। 5 परमानेंट मेंबर है भाई, जिन्हें 27 देश से माना गया है, वीटो पावर वाले देश कहा जाता है। प्लस 10 अस्थायी सदस्य हैं। क्या होता है, जो यूएनजीए है, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली, यूएनजीए में वोटिंग होती है भाई। और यूएनजीए में ये देखो, ये क्या है, जनरल असेंबली आपकी महासभा है। यूएनजीए में वोटिंग के आधार पे 10 नॉन परमानेंट मेंबर को चुना जाता है। और ये 10 नॉन परमानेंट मेंबर कितने साल के लिए चुने जाते हैं, 2 ईयर्स, 2 साल के लिए इनको चुना जाता है। 2 साल के लिए इनको चुना जाता है, ठीक है। और 2 साल के लिए चुना जाता है, तो मैक्सिमम टाइम, सबसे ज्यादा बार इसमें किसको चुना गया है, मैक्सिमम टाइम चुने गए देश एक तो है जापान, और दूसरा कौन सा है, ब्राजील। जापान और ब्राजील को मैक्सिमम टाइम चुना गया है। और ये कितनी कितनी बार चुने गए हैं, 11 बार, 11 टाइम्स, 11 बार इनको चुना जा चुका है। 11 बार मैक्सिमम टाइम इन्हें चुना गया है, 11 बार भाई। कितनी बार, 11 बार, ठीक है। अगर ये पूछे 10 अस्थायी देशों में भारत कितनी बार चुना जा चुका है, तो भारत का नंबर 8 बार आया भाई। कितनी बार आया है, 8 टाइम्स। भारत 8 बार इसका सदस्य रह चुका है, ठीक है। अगर सुरक्षा परिषद में कोई भी फैसला, किसी भी विषय में, मुद्दे पे फैसला चल रहा है, तो फैसला कितने मेंबर्स, कम से कम 9 वोट एक तरफ पड़ने चाहिए भाई, 9 वोट एक तरफ पड़ने चाहिए। अगर कोई भी फैसला है तो कितने मेंबर्स की सहमति के बाद होगा भाई, 9 मेंबर्स की सहमति के बाद होगा। लेकिन एक बात ध्यान से समझो, मान लो 14 मेंबर एक तरफ वोट डाल रहे हैं और विटो पावर वाली कंट्री उस बात को मना कर रही है, तो वो बात वैलिड नहीं होगी। समझ रहे हो ना, 14 चाहे 15 में से 14 व्यक्ति की तरफ वोट डालते रहे, एक देश मना कर गया विटो पावर वाला, तो नहीं होगा। जैसे मान लो मैं कहूं कि भारत को विटो पावर मिलनी चाहिए कि नहीं मिलनी चाहिए, भाई टाइम बताएगा, ठीक है। ले लेनी चाहिए थी, नजर मिल रही थी, एशिया में नहीं को मिल रही थी सबसे पहले, कोई और थोड़ी था। चाइना को तो वैसे भाईचारे में दे रखी है। अब जब भी बात आती है तो चाइना इस बात को मना कर देता है, चाइना नेगेटिव विटो डाल देता है। बाकी देश तो चलो हमने कैसे न कैसे करके ठीक ठाक कब्जे में कर लिए, लेकिन जब भी इस तरीके का मुद्दा आता है तो चाइना में मना कर देता है, 1 मिनट में मना कर देता है भाई कि नहीं, विटो पावर हमने यूज कर दी। अब जैसे इस बात से समझो, यूक्रेन वाला मुद्दा था, सारे देश खिलाफ, हम भारत वाले उठ के चले जा रहे थे। जब कुछ बात होती है ना यूक्रेन रूस वाले बात की, तो हम क्या सुसु करने जाना है, बाहर जाना है, अपने उठ के चले जाते चुपचाप, कोई मुद्दा ही नहीं था, भारत वाले चुपचाप बाहर चले जाते। अब भारत उस वोटिंग के अंदर पार्टिसिपेट ही नहीं कर रहा है। अब ये हो रहा है कि भाई कितने सारे देश, 90% देश रशिया के खिलाफ वोट डाल रहे हैं, लेकिन रशिया फिर क्या, विट्टो का प्रयोग कर देता है, ठीक है, क्योंकि उसके पास कौन सी पावर है, विट्टो पावर, उसका यूज कर देता, बात खत्म। यूक्रेन वॉर पे कोई कुछ कहता रहे, विट्टो पावर का यूज करके रशिया आराम से बच जाता, ठीक है। सुरक्षा परिषद, इसके अलावा इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, सामाजिक और आर्थिक परिषद, प्रन्यास परिषद, ट्रस्ट लिप काउंसिल। भाई देखो एक क्वेश्चन क्या आएगा, ऐसी कौन सी परिषद है जिसे यूएनओ में भंग कर दिया गया है, 1994 में इसे क्या कर दिया गया, बंद। 1994 में इसे क्या कर दिया गया है, बंद कर दिया गया। ऐसा क्यों हुआ, देखो ये परिषद, प्रन्यास परिषद, ट्रस्ट लिप काउंसिल किसके लिए थी, अगर कोई भी ऐसा देश है, कोई भी ऐसा देश है जिसके ऊपर कोई विदेशी पावर रूल कर रही है और वहां के रूलर अच्छे नहीं है, इस तरीके के जो सेल्फ डिपेंडेंट कंट्री नहीं है, वहां पे अगर कोई भी किसी भी प्रकार का कूट तख्ता पलट हो जाता है, वहां का कंट्रोल नहीं है, वहां पे बाहरी देशों का आक्रमण होता है, तो उसके लिए प्रन्यास परिषद थी। लेकिन अब 21वीं शताब्दी के अंदर लगभग सारे देशों का खुद का नियंत्रण है भाई, सारे देशों का स्वयं नियंत्रण है, कोई किसी का गुलाम मेरे ख्याल से नहीं बचा, तो प्रन्यास परिषद का रोल खत्म सा हो गया, इसलिए इसे क्या कर दिया गया, बंद, ठीक है। एक है सचिवालय,
सेक्रेटरीट सचिवालय, और छठा कौन सा है, लास्ट है आईसीजे। क्या है, आईसीजे, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। क्या नाम है, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। छठे नंबर पे आता है आईसीजे, जिसके बारे में बात करना बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, और यूएन के इन सब में सबसे बड़ा पद कौन सा होता है, यूएन महासचिव का। कौन सा होता है भाई, यूएन महासचिव का पद जो है वो सबसे बड़ा पद माना जाता है। जैसे मैं कहूं भाई सचिवालय को कौन संभालेगा, तो यूएन में एक पद होता है यूएन महासचिव। कौन सा होता है, यूएन महासचिव। यूएन के जो हेड हैं वो इन चीजों को मैनेज करने का काम करेंगे, महासचिव का एक पद बनाया गया है। ठीक है, तो अगले पेज पे बात करेंगे कौन तो यूएन महासचिव रहा है, कौन तो यूएन का महासचिव रहा है, कौन इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के अंदर भारतीय हैं। इनसे कई बार क्वेश्चन आता है भाई। जैसे अगर हम बात करें यूएन महासचिव, इसके लिए चुनाव होता है। यूएन महासचिव ऐसे नहीं बन जाते भाई। जो ये है आपकी जनरल असेंबली है, महासभा सचिवालय, इसके अंदर क्या होती है, वोटिंग, सभी देशों की वोटिंग होती है और फिर यूएन महासचिव को चुना जाता है। प्रथम बने थे, प्रथम महासचिव का क्या नाम था, यूएन काउंसिल के प्रथम महासचिव का नाम था त्रिगवैली। क्या नाम था भाई, त्रिगवैली। त्रिगवैली का संबंध कहां से था, नॉर्वे। कहां से संबंधित है भाई, त्रिगवैली नॉर्वे से। कई बार आता है क्वेश्चन। दूसरे महासचिव डैग हैमरशोल्ड। डैग हैमरशोल्ड भाई, आपने पढ़ा होगा इनके बारे में। 1961 में इनकी विमान दुर्घटना में मृत्यु हो गई थी भाई। 1961 में इनकी विमान दुर्घटना में मृत्यु हो गई, मौत हो गई। विमान दुर्घटना में इनकी मौत हो गई थी भाई। विमान दुर्घटना में मौत होने के बाद इन्हें 1961 में ही मरणोपरांत नोबेल पुरस्कार दिया गया था। आफ्टर डेथ नोबेल प्राइज इन्हें मिला था। मरणोपरांत नोबेल पुरस्कार से किसको सम्मानित किया गया, मरणोपरांत नोबेल पुरस्कार मिला था 1961 में। मरणोपरांत नोबेल पुरस्कार दिया गया था, किसको दिया गया था भाई, क्या नाम है इनका, मरणोपरांत नोबेल पुरस्कार दिया गया था डैग हैमरशोल्ड। डैग हैमरशोल्ड को मरणोपरांत नोबेल पुरस्कार से नवाजा गया था। डैग हैमरशोल्ड को मरणोपरांत नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। डैग हैमरशोल्ड को मरणोपरांत नोबेल पुरस्कार से नवाजा गया था। ठीक है, पहले एशियाई, या आप ये बोल सकते हो नॉन यूरोपियन कौन था भाई जो बना था, उसका नाम था यूथोंट। यूथोंट, यूथोंट का संबंध म्यांमार से था। नहीं सर, तीसरे नहीं थे, सातवें आठवें थे। पहले एशियाई लगा लो, पहले एशियाई। एक पहले अफ्रीकी और पूछ लेता है कई बार। एक अफ्रीकी बना है, उसका नाम क्या था, गाली। गाली पहले अफ्रीकी थे जो यूएन महासचिव बने थे, गाली। यूथोंट म्यांमार का था, अपने पड़ोसी। हाँ, गाली का संबंध किस देश से था, इजिप्ट, मिस्र से। कहां से था, मिस्र। ये तो आप जानते होगे, बताने की बात ही नहीं मेरे ख्याल से, कि वर्तमान में कौन है। तो वर्तमान में कौन है भाई, एंटोनियो गुटारेस। एंटोनियो गुटारेस जो है वो वर्तमान समय में क्या है, यूएन के हेड है। और इनका संबंध 2023 की बात है भाई, जब ये करंट में है। इनका संबंध कौन से देश से है, ये पुर्तगाल से संबंधित है। कहां से संबंधित है भाई, पुर्तगाल से संबंधित कौन है, एंटोनियो गुटारेस। हाँ जी, गाली। अफ्रीकी थे जिनका संबंध कौन से देश से था, इजिप्ट। किससे था, इजिप्ट। नील नदी की देन किसे कहा जाता है, कौन से देश को कहा जाता है, इजिप्ट को। किसे कहा जाता है, इजिप्ट। नील नदी की देन किसे कहा जाता है, इजिप्ट को कहा जाता है। ठीक है, हाँ जी, क्या, एंटोनियो गुटारेस। एंटोनियो गुटारेस पुर्तगाल। यूएन की भाषा, यूएन में कौन कौन सी भाषाओं को मान्यता दी गई है, दो प्रमुख भाषाएं भाई, जिनमें ये सारी की सारी यूएन की कार्रवाइयां चलती हैं। एक भाषा है इंग्लिश, और दूसरी कौन सी है, फ्रेंच। इंग्लिश और फ्रेंच,
ठीक है। और अन्य भाषा, अन्य मान्यता प्राप्त भाषा, अन्य मान्यता प्राप्त भाषा 4 हैं। चाइनीज, मंदारिन बोल लो, अरेबियन, अरबी, रशियन, स्पेनिश। ठीक है, क्या है? स्पेनिश। हिंदी नहीं है भाई, मान्यता नहीं हिंदी को, लेकिन हिंदी में भाषण सबसे पहले किसने दिया था? अटल बिहारी वाजपेयी। यूएन में हिंदी भाषा में भाषण देने वाले पहले पीएम कौन थे? अटल बिहारी वाजपेयी। अटल बिहारी वाजपेयी को हिंदी में भाषण दिया था भाई। यूएन में हिंदी में भाषण देने वाले पहले भारतीय प्रधानमंत्री कौन थे? अटल बिहारी वाजपेयी। ठीक है, अटल बिहारी वाजपेयी। अटल बिहारी वाजपेयी ने हिंदी भाषा में भाषण दिया था भाई सबसे पहले। एक संस्था है जिसका नाम है आईसीजे, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। बता चुका आपको, स्थापना 1945 में हुई थी, लेकिन इसने काम करना शुरू किया था, कार्यरत हुई है 1946 से। विश्व का सुप्रीम कोर्ट कहा जाता है, विश्व का सुप्रीम कोर्ट बोलते हैं इसको, अंतरराष्ट्रीय न्यायालय, न्यायालय, इंटरनेशनल कोर्ट, अंतरराष्ट्रीय न्यायालय। ठीक है, कार्यरत कब हुई थी? 1946। आईसीजे हेडक्वार्टर बता दिया भाई, द एग। द एग नीदरलैंड में है। ठीक है, न्यायाधीशों की संख्या कितनी होती है? न्यायाधीशों की संख्या, इसके अंदर न्यायाधीशों की संख्या होती है भाई 15। कितनी होती है? 15। कार्यकाल कितना होता है? एक का न्यायाधीश का कार्यकाल होता है 9 साल। कितना होता है? 9 साल, 9 years। कभी भी ये पूछे मुख्य न्यायाधीश जो चीफ जस्टिस होता है का प्लस उपाध्यक्ष, इन दोनों का, इन दोनों का चुनाव होता है। मान लो, सुनो एक बार बात को ध्यान से, जो एक तो मेन जज चुना जाता है, एक सेकंड नंबर का मेन जज होता है। इनको जो 15 मेंबर्स है ना, इनकी वोटिंग के बाद ही चुना जाता है। कौन तो इनमें सीजीआई बनेगा, कौन वाइस हेड बनेगा, अध्यक्ष, प्रमुख न्यायाधीश अध्यक्ष, और उपाध्यक्ष जो बनता है वो उन्हीं 15 मेंबर, जो 15 मेंबर यहाँ पे होते हैं ना, इनमें से ही चुना जाएगा। मुख्य न्यायाधीश का कार्यकाल कितना होता है भाई? ये भी आ सकता है पेपर में। मुख्य न्यायाधीश का कार्यकाल होता है 3 साल, 3 years। मुख्य न्यायाधीश का कार्यकाल कितने साल का होता है? 3 साल का। कितने साल का होता है? 3। मुख्य न्यायाधीश का कार्यकाल आपका कितने साल का होता है? 3 साल। मुख्य न्यायाधीश का कार्यकाल आपका कितने सालों का होता है? 3 years का होता है, 3 साल का होता है। कितने साल का होता है भाई? 3 साल का। ठीक है, प्रथम भारतीय जो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का सदस्य बना, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का सदस्य पहला भारतीय कौन था? BN राव। बेनेगल नरहरि राव। पहले भारतीय कौन था भाई जो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में चुना गया? उसका नाम क्या था? BN राव, बेनेगल नरहरि राव। और बेनेगल नरहरि राव जो है वो हमारे देश की जो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली थी, संविधान सभा के, संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार थे भाई।
हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर का क्या नाम था? संवैधानिक सलाहकार। देखो भाई, वैसे तो कोई कुछ कहता हो, लेकिन संविधान बनाने में सबसे महत्वपूर्ण योगदान जिस व्यक्ति का है ना, वो कौन है? बेनेगल नरहरि राव। संवैधानिक सलाहकार, कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर कौन थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के? कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली के कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर का क्या नाम था? उसका नाम था बेनेगल नरहरि राव। और ये पहला भारतीय था जो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में चुना गया। ये तो नॉर्मल था, सदस्य था। सर 1950 के 52 के अराउंड ये इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में कार्यरत थे। 1952 के अराउंड कार्यरत थे। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में पहला भारतीय मुख्य न्यायाधीश कौन बना? पहले भारतीय मुख्य न्यायाधीश कौन बने 1985, 1986, 1985-86 के दौरान? देखो ये तो नॉर्मल है पहला। और ये मुख्य न्यायाधीश कौन बना? उसका नाम था नागेंद्र सिंह। नागेंद्र सिंह पहले भारतीय थे जिन्हें मुख्य न्यायाधीश चुना गया था। कौन थे भाई पहले भारतीय? नागेंद्र सिंह। नागेंद्र सिंह पहले भारतीय थे जिन्हें मुख्य न्यायाधीश चुना गया था। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में चुने गए प्रमुख भारतीय न्यायाधीश का क्या नाम था? नागेंद्र सिंह। क्या नाम था? नागेंद्र सिंह भाई। अगर आपसे ये पूछे वर्तमान में कौन है, वर्तमान में कौन है भाई? दलबीर भंडारी। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के वर्तमान में न्यायाधीश कौन है? दलबीर भंडारी। क्या नाम है? दलबीर भंडारी। जो इंटरनेशनल मैटर्स होते हैं, अंतरराष्ट्रीय मामले होते हैं, उनके निपटारे के लिए, जो अंतरराष्ट्रीय मामलों के निपटारे के लिए दो देशों के मध्य विवाद का निपटारा, डिस्प्यूटेड चीजों का निपटारा करने के लिए, दुनिया में अंतरराष्ट्रीय जो डिस्प्यूट है भाई, उनका निपटारा करने के लिए एक संस्था है। उस संस्था का क्या नाम भाई? उसका नाम है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। क्या नाम है? इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। अंतरराष्ट्रीय न्यायालय वो संस्था कौन सी है भाई? संस्था अंतरराष्ट्रीय न्यायालय। यहां तक कोई डाउट हो, समझ में ना हो तो बताओ, फिर आगे चलेंगे। वर्तमान में, करंट में नहीं, मुख्य नहीं है सर। ठीक है, मुख्य होता तो फिर बात ही क्या थी। हाँ जी, दलबीर भंडारी। यार नाम तो नहीं लगता भारत का है सर। नागेंद्र सिंह 1985-86 के दौरान मुख्य न्यायाधीश बने 1985-86। संयुक्त राष्ट्र जो महासभा है उसमें चुनी गई पहली भारतीय का क्या नाम था? यूएनजीए में चुनी गई पहली भारतीय महिला कौन थी? सुनो एक बार, ये क्वेश्चन लिख रहा हूं मैं। यूएनजीए में, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में पहली भारतीय महिला, विजया लक्ष्मी पंडित भाई। विजया लक्ष्मी पंडित पहली भारतीय महिला कौन थी जिनको यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में, संयुक्त राष्ट्र महासभा में चुनी गई पहली भारतीय महिला का क्या नाम था? विजया लक्ष्मी पंडित। क्या नाम था? विजया लक्ष्मी पंडित। हाँ तो यही तो चुनी गई थी महासभा में, तो जाते हैं राजदूत। ठीक है, राजदूतों को कहाँ पे चुना जाता है? महासभा में। ठीक है भाई, मोटी मोटी चीजें बता रहा हूँ, मतलब सारी जो काम की बात है, क्वेश्चन आम सीधे। ऐसे 11th-12th का लाग जाओ, फिर तो यूएनओ 4 दिन में खत्म होगा अपना, है ना। और संस्थानों की आपको जरूरत ही क्या है? एक दिन यूएनओ का, बाकी सबके 2 दिन की मैं काल तो तोड़ पटाखा हो जाएगा बस। ठीक है, देखो एक बार, यहाँ तक कोई डाउट हो तो बताओ। भारत में दूसरी सबसे ज्यादा बोलने वाले जो लोग रहते हैं वो बंगाली भाषा के हैं। बंगाली भाषा तो पहली होगी ना सर, ऑब्वियसली पहली होनी है हिंदी। दूसरी सबसे ज्यादा बोले जाने वाली भाषा बंगाली है। हाँ, थर्ड हमारा। चले भाई, ठीक है। देखो 10 बुक मैंने कहा था आपकी डेली लिखवाऊंगा, पहली लिखवाई थी मैंने सबसे पहले। अब नेक्स्ट कुछ बुकें हैं वो लिखो भाई, बिल्कुल जीरो से स्टार्ट करके आपकी 10-10 बुक करके मैं आपको कम से कम 300-350 बुक लिखवा दूंगा जो आपके लिए महत्वपूर्ण है और वो आपके पेपर में काम आएंगी भाई आपको। देखो मेगा स्नीज भाई, नाम आप जानते होगे, भारतीय इतिहास का पिता कहा जाता है इसको। कई बार आती है इसकी बुक पेपर में।
जिसका नाम क्या है? इंडिका। क्या नाम है? इंडिका। भारतीय इतिहास का पिता, इसकी बुक का क्या नाम है? इंडिका। ठीक है। हॉल, हॉल की बुक का क्या नाम है? गाथा सप्तकति। क्या नाम है? गाथा सप्तकति। गाथा सप्तकति। सोमदेव की पुस्तक का क्या नाम है? कथा सरित सागर। कथा सरित सागर। कथा सरित सागर, सोमदेव की भाई। विशाख दत्त की पुस्तक है मुद्रा राक्षस। मुद्रा राक्षस। दूसरी कौन सी है? देवी चंद्रगुप्तम। देवी चंद्रगुप्तम भाई। देवी चंद्रगुप्तम और मुद्रा राक्षस विशाख दत्त की पुस्तक है। किसके पुस्तकों के नाम भाई? देवी चंद्रगुप्तम और मुद्रा राक्षस विशाख दत्त। भद्रबाहु की पुस्तक है भाई कल्पसूत्र। भद्रबाहु की पुस्तक का क्या नाम है? कल्पसूत्र। ये जो है ये जैन धर्म की, जैन धर्म की पुस्तक का नाम है। किस धर्म की पुस्तक का नाम है? जैन धर्म। गाथा सप्तकति। गाथा सप्तकति। गाथा सप्तकति भाई। भद्रबाहु की पुस्तक का क्या नाम है? कल्पसूत्र। कलहण की पुस्तक है राजतरंगिणी। क्या नाम है? राजतरंगिणी। जिसे क्या कहा जाता है? हिस्ट्री ऑफ कश्मीर। राजतरंगिणी में कहाँ का इतिहास मेंशन है भाई? कश्मीर का इतिहास मेंशन है। कश्मीर का जो इतिहास है वो कौन सी पुस्तक में मेंशन है? राजतरंगिणी। राजतरंगिणी पुस्तक में कश्मीर के इतिहास को मेंशन किया गया। हिस्ट्री ऑफ कश्मीर। हिस्ट्री ऑफ कश्मीर। ठीक है। मैकियावेली। मैकियावेली की पुस्तक का नाम है द प्रिंस। मैकियावेली की पुस्तक का क्या नाम भाई? द प्रिंस। क्या नाम है? द प्रिंस। चाणक्य या कौटिल्य या विष्णुगुप्त, इसकी बुक का नाम है अर्थशास्त्र। चाणक्य, कौटिल्य, विष्णुगुप्त की पुस्तक का क्या नाम है भाई? अर्थशास्त्र। क्या नाम है? अर्थशास्त्र। ठीक है। पाणिनि। पाणिनि की पुस्तक का क्या नाम है? अष्टाध्यायी। पाणिनि की पुस्तक का क्या नाम भाई? अष्टाध्यायी। क्या नाम है? अष्टाध्यायी। ये जो अष्टाध्यायी है इसको क्या कहते हैं? ग्रामर ऑफ संस्कृत लैंग्वेज। संस्कृत भाषा की व्याकरण किसे कहा जाता है? अष्टाध्यायी को। संस्कृत भाषा की व्याकरण किसे कहा जाता है? अष्टाध्यायी। संस्कृत भाषा की व्याकरण किसे कहा जाता है? अष्टाध्यायी को। किसको कहते हैं? अष्टाध्यायी। ग्रामर ऑफ संस्कृत लैंग्वेज अष्टाध्यायी को कहा जाता है। चरक की पुस्तक है चरक संहिता। चरक की पुस्तक का क्या नाम है? चरक संहिता। क्या नाम है? चरक संहिता। आयुर्वेद। हाँ जी, वेद, बिल्कुल जी, डॉक्टर है चरक और उसकी पुस्तक है।
सुश्रुत है, वो जो शल्य चिकित्सा के पिता का नाम क्या है? सुश्रुत। क्या नाम है? सुश्रुत। चरक की पुस्तक का नाम है चरक संहिता। भद्रबाहु की कल्पसूत्र। गीत मॉडर्न आएगा, मॉडर्न में आएगा। एंशिएंट को निपटा ले पहले। हंसी किसकी? अरे वो तो वो क्या बोलते, इसको क्या बोलते हैं, टाक्के वाक्य भरने को। सर्जरी के ऊपर एक बुक है, पतंजलि की बुक है महाभाष्य। जयदेव की लिख लो बोलो, लड़के ने कहा है तो लिख लो। जयदेव की पुस्तक है गीत गोविंद। तुम बस लिखते रहो, 10-10 करके, 10-10, 12-12 करके हो जाएगा, 20-25 दिन में निपटारा। ठीक है, ये सारी की सारी आपकी एंशिएंट हिस्ट्री की कुछ बुक मैंने लिखवा दी। मेरे ख्याल से कल 12-15 और लिखवाऊंगा, एंशिएंट की कंप्लीट हो जाएंगे। गीत गोविंद पुस्तक के लेखक हैं जयदेव। गीत गोविंद कौन सी बुक है? गीत गोविंद, जयदेव राइट। ठीक है, तो ये आज का सेशन था। कल फिर करेंगे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। कल इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन खत्म कर लेंगे, प्लस ये जो बुक्स हैं इनको निपटा लेंगे। ठीक है, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे। बाय।